हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने कम्यूटेशंस के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, कम्यूटेशंस के बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आर्मेचर रिएक्शंस का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आर्मेचर रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आर्मेचर रिएक्शंस क्या होती है और इसके कारण जनरेटर या मोटर्स के अंदर क्या प्रभाव पैदा होता है और इसके कारण जो प्रभाव पैदा होता है उसको दूर करने के लिए अपन किन किन साधनों का उपयोग करते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आर्मेचर रिएक्शंस होती क्या चीज़ है। क्या आर्मेचर रिएक्शंस क्या होती है? तो दोस्तों, हमने देखा था जनरेटर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक तो होती है फील्ड वाइंडिंग और दूसरी होती है आर्मेचर वाइंडिंग। ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है ये क्या काम करती है? तो फील्ड वाइंडिंग जनरेटर के अंदर चुंबकीय फ्लक्स पैदा करती है। जो फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स है वो हमारा मुख्य चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। आर्मेचर वाइंडिंग जनरेटर के अंदर क्या काम करती है? तो आर्मेचर वाइंडिंग क्या करती है? जनरेटर के अंदर विद्युत वाहक बल पैदा करती है। अब जब विद्युत वाहक बल पैदा होगा तो उस विद्युत वाहक बल के कारण आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित होगी और जब वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित होगी तो उस धारा के कारण आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर भी एक चुंबकीय फ्लक्स आएगा। मतलब जब जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होती है तो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर भी एक चुंबकीय फ्लक्स आता है और एक होता है आपका मुख्य फ्लक्स। तो जनरेटर के अंदर कितने चुंबकीय फ्लक्स हो जाते हैं? दो। एक तो हो जाता है मुख्य चुंबकीय फ्लक्स जो फील्ड वाइंडिंग से प्राप्त होता है, दूसरा हमको प्राप्त होता है आर्मेचर वाइंडिंग के कारण चुंबकीय फ्लक्स। अब क्या होता है, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स है इस मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर क्या करता है? कुछ न कुछ प्रभाव डालता है। इस मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर क्या करता है? ये प्रभाव डालता है। कौन सा फ्लक्स? आर्मेचर वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर क्या डालता है? प्रभाव डालता है। अब आर्मेचर वाइंडिंग का जो चुंबकीय फ्लक्स है मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर जो प्रभाव डाल रहा है वही क्या कहलाता है? आपका आर्मेचर रिएक्शंस। तो आर्मेचर रिएक्शंस की परिभाषा क्या होगी? आर्मेचर वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स द्वारा मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर पड़ने वाला प्रभाव क्या कहलाएगा? आर्मेचर रिएक्शंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर्मेचर रिएक्शंस। तो क्या लिखेंगे आर्मेचर रिएक्शंस के अंदर? आर्मेचर वाइंडिंग क्या? आर्मेचर वाइंडिंग द्वारा फिर इसको ऐसे लिख लो, आर्मेचर वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स, आर्मेचर वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स द्वारा मुख्य चुंबकीय फ्लक्स, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर पड़ने वाला प्रभाव, क्या कहलाएगा? आर्मेचर रिएक्शंस कहलाता है। तो आर्मेचर रिएक्शंस का आपको पता चल गया आर्मेचर रिएक्शंस क्या होती है। तो जो आर्मेचर वाइंडिंग का जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर जो प्रभाव पड़ेगा वो प्रभाव ही क्या कहलाएगा? आर्मेचर रिएक्शंस। अब डायग्राम के अंदर आप देखिए, ये जो N और S है ये क्या है? आपके फील्ड पोल है। क्या है? फील्ड पोल। और इन फील्ड पोल के ऊपर हम कौन सी वाइंडिंग लगाएंगे? फील्ड वाइंडिंग लगाएंगे और फील्ड वाइंडिंग के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स आएगा वो कहलाएगा हमारा मुख्य चुंबकीय फ्लक्स। क्या आएगा? मुख्य चुंबकीय फ्लक्स। और मुख्य चुंबकीय फ्लक्स देखिए बिल्कुल एक समान रूप से इसके अंदर क्या होता है? आपका वितरित होता है। अब मुख्य चुंबकीय फ्लक्स की दिशा कैसे होती है? N से S की तरफ होती नहीं होती और बिल्कुल एक समान रूप से इन पोल्स के बीच में बिल्कुल एक समान रूप से क्या होता है? आपका ये फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? आपका वितरित होता है। तो प्रेजेंट टाइम के अंदर ये जो दो फील्ड पोल हैं
इन दोनों फील्ड पोल के अंदर केवल एक चुंबकीय फ्लक्स विद्यमान है और वो चुंबकीय फ्लक्स कौन सा है? आपका मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है। तो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स N से S की तरफ जाएगा और बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन के अंदर गुजरता है। तो ये जो दिशा है वो किसकी है? फाई F की है। फाई F मतलब फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय अक्ष, फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि बोल सकते हैं मुख्य चुंबकीय फ्लक्स। तो जब आर्मेचर वाइंडिंग, ये देखिए ये आर्मेचर वाइंडिंग है, जब इन आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात जब जनरेटर नो लोड की कंडीशन में होता है, जब जनरेटर नो लोड की कंडीशन होगा तो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होगी तो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर कोई चुंबकीय फ्लक्स पैदा नहीं होगा, और जब आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर कोई चुंबकीय फ्लक्स पैदा नहीं होगा तो यहां पर केवल एक ही चुंबकीय फ्लक्स विद्यमान रहेगा, और वो चुंबकीय फ्लक्स किसका होगा? आपके फील्ड वाइंडिंग का होगा, जिसको हम बोलेंगे मुख्य चुंबकीय फ्लक्स। अब जब इसमें आर्मेचर वाइंडिंग का कोई चुंबकीय फ्लक्स नहीं है तो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स दोनों फील्ड पोल के बीच में एक समान रूप से क्या होता है? आपका वितरित होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए ये जो आर्मेचर्स होते हैं ना, इसमें यहां पर दो अक्ष होते हैं। एक तो होता है GNA अक्ष, क्या होता है? एक तो GNA अक्ष और एक होता है MNA अक्ष। आर्मेचर रिएक्शंस के अंदर हम दो अक्ष के बारे में पढ़ते हैं, एक तो होता है GNA अक्ष और एक होता है आपका MNA अक्ष। इनको समझ लेते हैं। GNA और MNA क्या होता है? GNA का मतलब होता है ज्यामितीय उदासीन अक्ष। सबसे पहले देख लेते हैं अपन GNA। GNA को हिंदी में बोलते हैं ज्यामितीय उदासीन अक्ष। ज्यामितीय उदासीन अक्ष यानी कि इंग्लिश में अगर इसको लिखेंगे तो लिखेंगे जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। तो जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस यानी कि ज्यामितीय उदासीन अक्ष। ये क्या होता है? आपके जो दो फील्ड पोल हैं, ये N और S, ये N और S है, इन दोनों फील्ड पोल के जो मध्य वाली रेखा है, दोनों फील्ड पोल को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसके 90 डिग्री पर जो अक्ष होता है वो अक्ष कहलाता है GNA अक्ष। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, दोनों फील्ड पोल के मध्य बिंदु पर, दोनों फील्ड पोल के मध्य बिंदु से गुजरने वाला जो अक्ष होगा वो कहलाएगा आपका GNA अक्ष। और GNA अक्ष क्या होता है? दोनों फील्ड पोल के बीच की ये जो मिलाने वाली रेखा है, इससे बिल्कुल कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर होता है। ये जो GNA अक्ष है यानी कि ज्यामितीय उदासीन अक्ष है, इसका मान लोड पर निर्भर नहीं करता है। इसका मान लोड पर निर्भर नहीं करता। लोड पर निर्भर नहीं करता, इसका मतलब क्या होता है? अर्थात चाहे जनरेटर नो लोड की अवस्था में हो या फिर जनरेटर फुल लोड की अवस्था में हो, दोनों ही अवस्था में GNA इसी दिशा के अंदर विद्यमान रहेगा। GNA की इस स्थिति के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे जनरेटर को हम नो लोड की कंडीशन में चलाएं या फिर जनरेटर को हम फुल लोड की कंडीशन में चलाएं। चाहे जनरेटर को हम नो लोड पे चलाएं या फुल लोड पे चलाएं, दोनों ही अवस्था में GNA बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है उससे बिल्कुल 90 डिग्री पर विद्यमान रहेगा। तो एक तो होता है आपका क्या? GNA अक्ष। GNA को हिंदी में बोलते हैं ज्यामितीय उदासीन अक्ष। ज्यामितीय उदासीन अक्ष का मतलब इन दोनों ध्रुवों का जो मध्य वाला रेखा है उसको मिलाने वाली रेखा से लंबवत जो रेखा होगी वो रेखा कहलाएगी आपकी क्या? GNA। GNA का मान लोड पर निर्भर नहीं करता। नो लोड या फुल लोड दोनों ही अवस्था में GNA इसी स्थिति के अंदर विद्यमान रहता है। दूसरा क्या है आपका? MNA। क्या है आपका? MNA। MNA को हिंदी में बोलेंगे हम चुंबकीय उदासीन अक्ष। दूसरा क्या है आपका? MNA। MNA का मतलब क्या है? चुंबकीय उदासीन अक्ष। चुंबकीय उदासीन अक्ष यानी कि इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो देखिए चुंबकीय उदासीन अक्ष, चुंबकीय उदासीन मतलब जिस अक्ष के अलोंग, जिस अक्ष की दिशा में
चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो आपका 0। जिस अक्ष की दिशा में चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा वो अक्ष कहलाएगा आपका MNA। अब ये जो MNA होता है, ये MNA क्या है, आपका ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, आपका जो भी चुंबकीय फ्लक्स होगा या चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा के बिल्कुल 90 डिग्री पर विद्यमान होता है। MNA हमेशा जो भी चुंबकीय फ्लक्स होता है उससे बिल्कुल क्या होता है, लंबवत होता है। जो भी चुंबकीय फ्लक्स होगा उससे कितनी डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर। या फिर बोल सकते हैं MNA जो होता है वो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स के क्या होता है, आपका लंबवत होता है। तो ये जो MNA है यानी कि चुंबकीय उदासीन अक्ष है, इसका मान लोड पर निर्भर करता है। क्या, इसका मान किसका, MNA का। तो MNA का जो मान होता है वो लोड पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, लोड पर निर्भर करता है। अब लोड पर निर्भर कैसे करता है वो समझो। जब जनरेटर नो लोड की कंडीशन में होगा, कौन सी कंडीशन में होगा, नो लोड की कंडीशन में होगा, तो जनरेटर के आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा, 0 होगा। नो लोड की अवस्था में जनरेटर की इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब जब आर्मेचर के अंदर धारा का मान 0 है तो आर्मेचर के अंदर जो पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान भी कितना होगा, 0 होगा। और जब आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर कोई चुंबकीय फ्लक्स पैदा नहीं हो रहा है तो यहां पर केवल एक ही चुंबकीय फ्लक्स रहेगा और वो कहलाएगा आपका मुख्य चुंबकीय फ्लक्स। अब जब आर्मेचर नो लोड की अवस्था में होगा तो देखिए यहां पर केवल एक ही चुंबकीय फ्लक्स है और वो जो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है उसकी दिशा कुछ इस दिशा में। और अभी हमने देखा था MNA है वो आपका जो भी चुंबकीय फ्लक्स है उस चुंबकीय फ्लक्स से कितनी डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो जब ये इस दिशा में है तो MNA बिल्कुल किस दिशा में होगा, इससे 90 डिग्री पर होगा या नहीं होगा। तो नो लोड की अवस्था में क्या होता है, ये देखिए ये चुंबकीय फ्लक्स जा रहा है आपका, इससे 90 डिग्री पर यही तो लाइन आएगी। तो नो लोड की अवस्था में GNA और MNA इन दोनों की दिशा क्या होती है, आपकी समान होती है। तो ये जो कंडीशन होगी, ये कंडीशन कौन सी अवस्था में है, आपकी नो लोड की अवस्था में। नो लोड की अवस्था में क्या होगा, इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब इसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं होगी तो यहां पर कोई चुंबकीय फ्लक्स नहीं आएगा, और जब आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर कोई चुंबकीय फ्लक्स नहीं आएगा तो यहां पर सिर्फ एक ही चुंबकीय फ्लक्स विद्यमान होगा। और इस चुंबकीय फ्लक्स के लंबवत या इस चुंबकीय फ्लक्स के 90 डिग्री पर जो अक्ष होगा वो कौन सा होगा, आपका MNA होगा। कौन सा होगा, MNA। लेकिन जैसे ही इस जनरेटर पर हम क्या लगाएंगे, फुल लोड लगाएंगे। कौन सा लोड लगाएंगे, इस पे फुल लोड की अवस्था में होगा। जैसे ही जनरेटर आपका फुल लोड की अवस्था में होगा तो आर्मेचर के अंदर कुछ न कुछ धारा प्रवाहित होगी, अर्थात आर्मेचर धारा का मान 0 नहीं होगा। अब आर्मेचर के अंदर धारा बह रही है और जब आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित होगी तो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर कुछ न कुछ चुंबकीय फ्लक्स जरूर विद्यमान होगा। अब यहां पर आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर भी चुंबकीय फ्लक्स है और फील्ड वाइंडिंग का भी चुंबकीय फ्लक्स है। देखिए फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स जा रहा है इस दिशा में, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स आता है उसकी दिशा होती है ऊपर से नीचे की तरफ। अभी देखेंगे कैसे होगी। अब ये तो है फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स फाई एफ, और आर्मेचर वाइंडिंग का जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो फील्ड वाइंडिंग से कितनी डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर। ये फाई ए क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स है। अब यहाँ पर दो चुंबकीय फ्लक्स हो गए, एक तो आपका मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है, दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स है। अब इन दोनों का जो चुंबकीय परिणामी चुंबकीय फ्लक्स आएगा वो इन दोनों के बिल्कुल बीच में आएगा। ये जो होगा ये होगा फाई आर। फाई आर क्या है, फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स और आर्मेचर वाइंडिंग का जो चुंबकीय फ्लक्स है इसका परिणामी चुंबकीय फ्लक्स है। और परिणामी चुंबकीय फ्लक्स का मान दोनों फ्लक्स के क्या आएगा, मध्य में आएगा। तो ये फाई आर क्या हो गया, आपका परिणामी चुंबकीय फ्लक्स हो गया। जब देखिए नो लोड की कंडीशन में था तब केवल एक ही चुंबकीय फ्लक्स था और उसकी दिशा इस दिशा में थी फाई एफ। तो आर्मेचर इसके लंबवत मतलब इस दिशा में हो गया आपका MNA। लेकिन अब जो यहां पर कितने चुंबकीय फ्लक्स हो गए, दो, और इन दोनों का परिणामी चुंबकीय फ्लक्स जब इस दिशा में आ रहा है
तो जो MNA होगा वो इस परिणामी चुंबकीय फ्लक्स के क्या होगा, लंबवत होगा। क्या होगा, लंबवत। जब ये ऐसे आ रहा है तो MNA देखिए अब कैसे हो जाएगा, ऐसे तिरछा हो जाएगा। अब MNA की दिशा कुछ ऐसे हो जाएगी, पहले कैसे थी, पहले बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में थी। पहले MNA कहाँ था आपका, इस दिशा में था। इस दिशा में MNA कब था, जब नो लोड की कंडीशन थी। कौन सी थी, नो लोड की कंडीशन में तो MNA यहाँ पर होता है, क्योंकि नो लोड की कंडीशन में फाई ए का मान कितना होता है, 0 होता है। इस कारण ये केवल फाई के क्या होता है, लंबवत होता है। लेकिन जैसे ही लोड लगाएंगे तो इसके अंदर आर्मेचर के अंदर चुंबकीय फ्लक्स आएगा। अब आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स और फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स है, उसका परिणामी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा जब ये होगी, अब जो MNA होता है वो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स के क्या होता है, लंबवत होता है। तो इस कारण MNA की दिशा अब ये हो जाएगी, अर्थात MNA थोड़ा क्या हो जाएगा आपका, घूम जाएगा। पहले ये था, अब इधर आ गया, तो MNA इतना घूम गया, नहीं हो गया। ये MNA इतना खिसक गया, ये किसके कारण किसका है, ये आर्मेचर रिएक्शंस के कारण किसा है। किसके कारण किसा है, आर्मेचर रिएक्शंस। तो आर्मेचर रिएक्शंस क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स का मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर पड़ने वाला प्रभाव। आर्मेचर वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स ने मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर क्या प्रभाव डाला, जो चुंबकीय फ्लक्स बिल्कुल सीधा जा रहा था, क्या जा रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। जो चुंबकीय फ्लक्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, क्या, देखिए ये है आपके फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स। फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में होता है, होता है नहीं होता। लेकिन क्या होता है, जैसे ही जनरेटर पर लोड लगाते हैं तो इसकी आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर क्या हो जाता है, एक फ्लक्स आ जाता है, उसको अपन लिखते हैं फाई ए से। इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर क्या आ जाता है, यहाँ पर फ्लक्स आ जाता है। अब यहाँ से आ रहा है फाई ए ऊपर से, और इधर जा रहा है आपका फाई एफ। तो ये फाई ए क्या करेगा, इस फाई एफ पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। और जब ये फाई एफ पर बल लगाएगा तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, ये अब इस आर्मेचर वाइंडिंग के बल के कारण क्या होगा, इस चुंबकीय फ्लक्स की जो दिशा है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी घूम जाएगी। अब जो चुंबकीय फ्लक्स जाएगा कुछ इस प्रकार से जाएगा, ऐसे तिरछा हो जाएगा। जो पहले स्ट्रेट जा रहा था अब वो कैसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे तिरछा तिरछा हो जाएगा। पहले बिल्कुल जा रहा था ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा था ना, पहले बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा था, लेकिन अब थीटा डिग्री खिसक गया ना। ये किसके कारण हुआ तिरछा, आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स के कारण हुआ, आर्मेचर रिएक्शंस के कारण हुआ। तो आर्मेचर रिएक्शंस का पहला प्रभाव क्या पड़ा, आर्मेचर रिएक्शंस के कारण क्या हो जाता है, आपका जो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स एक समान रूप से वितरित था वो क्या हो गया, अब उसकी दिशा क्या होगी, आपकी चेंज होगी। पहले बिल्कुल स्ट्रेट था, अब उसकी दिशा थोड़ी क्या होगी, आपकी तिरछी होगी। अब दिशा कैसे हो गया, तिरछा। पहले कैसे था, स्ट्रेट, अब कैसे हो गया, तिरछा। किसके कारण हुआ ये, आर्मेचर रिएक्शंस के कारण हुआ। तो क्वेश्चंस पूछा जाता है आर्मेचर रिएक्शंस के कारण जनरेटर के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आर्मेचर रिएक्शंस के कारण क्या होता है, जनरेटर के अंदर जो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स होता है वो क्या हो जाता है, घूम जाता है। मुख्य चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाता है, आपका तिरछा हो जाता है। मुख्य चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाता है, आपका टेपर हो जाता है। पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा, दूसरा प्रभाव ये पड़ेगा कि यहां पर देखिए ये जो पोल्स है, इन पोल्स के पहले चारों कोनों पर चुंबकीय फ्लक्स का मान एक समान था, एक समरूप था। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या है, ज़्यादा है। यहां पर देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या है, कम है। यहां पर देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या है, कम है। यहां पर चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या है, ज़्यादा। यानी कि एक कोने पर तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो गया, दूसरे कोने पर चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो क्या हुआ, फील्ड वाइंडिंग का जो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है उसका जो वितरण एक समान था वो क्या हो गया, अब असमरूप हो गया। क्या हो गया, असमरूप। अब असमरूप हो गया तो दूसरा प्रभाव समझ में आ गया, आर्मेचर रिएक्शंस के कारण दूसरा क्या प्रभाव पड़ता है। तो आर्मेचर रिएक्शंस के कारण जो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है जो एक समान रूप से वितरित था, अब वो क्या हो गया, असमरूप हो गया। यानी कि एक सिरे पर तो चुंबकीय फ्लक्स का मान या चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा हो गया और दूसरे सिरे पर क्या हो गया, आपका कम हो गया। दूसरा प्रभाव। तीसरा प्रभाव क्या पड़ता है, तीसरा प्रभाव क्या पड़ता है, ये जो आपका MNA है, आर्मेचर रिएक्शंस के कारण क्या हो जाता है, आपका जो MNA है वो GNA से थीटा डिग्री क्या हो जाता है, आपका घूम जाता है। अब जो MNA होगा वो MNA की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी,
ये दिशा किसकी होगी, अब आपके एम एन ए की होगी। कौन सी स्थिति में होगी ये, नो लोड की, सॉरी फुल लोड की अवस्था में। तो जैसे ही आर्मेचर रिएक्शंस होगी तो आर्मेचर रिएक्शंस के कारण क्या होता है, जो आपका एम होता है वो जी से क्या हो जाता है, आगे खिसक जाता है। एम जी से क्या हो जाता है, आगे खिसक जाता है। और जब आपका एम जी से आगे खिसकेगा तो यहां पर क्या हो जाएगी, आपकी स्पार्किंग पैदा होगी। क्या पैदा होगी, स्पार्किंग। एक स्पार्किंग कम्यूटेशंस के अंदर भी आई थी और दूसरी स्पार्किंग किसके कारण भी आ रही है, आर्मेचर रिएक्शंस के कारण आ रही है। कब आ रही है, जब आपका एमएनए जीएनए से क्या हो जाता है, आगे खिसक जाता है। अब एमएनए जीएनए से आगे किसके कारण खिसक रहा है, तो आर्मेचर रिएक्शंस के कारण खिसक रहा है। तो ये कितना, कौन सा प्रभाव हो गया, आपका तीसरा प्रभाव हो गया। पहले तो क्या हुआ, आपका जो चुंबकीय फ्लक्स था वो क्या हो गया, आपका तिरछा हो गया। पहले चुंबकीय फ्लक्स बिल्कुल सीधा था, आर्मेचर रिएक्शंस के कारण क्या हो गया, तिरछा। दूसरा क्या प्रभाव पड़ा, पहले चुंबकीय फ्लक्स चारों कोनों पर समान रूप से वितरित था, समरूप रूप से वितरित था, लेकिन आर्मेचर रिएक्शंस के कारण क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो गया, असमान रूप से क्या हो गया, आपका ये वितरित हो गया। कहीं पर चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा तो कहीं पर क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स कम हो गया। दूसरा, तीसरा प्रभाव क्या पड़ा, आर्मेचर रिएक्शंस के कारण जो एमएनए होता है वो जीएनए से क्या होता है, कुछ डिग्री, कुछ थीटा डिग्री के अंतर पर क्या हो जाता है, आगे खिसक जाता है। यानी कि एमएनए और जीएनए इन दोनों की दिशा क्या हो जाती है, आपकी अलग अलग हो जाती है। किसके कारण होती है, आर्मेचर रिएक्शंस के कारण। तीसरा प्रभाव हो गया। चौथा क्या प्रभाव पड़ता है, चौथा ये प्रभाव पड़ता है कि जो आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स के कारण जो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स फाई एफ है उसका मान क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। तो आर्मेचर रिएक्शंस का डीसी मशीन्स पर कितने प्रभाव पड़ते हैं, चार प्रभाव पड़ते हैं। कितने पड़ते हैं, चार। पहला तो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया, तिरछा हो गया। दूसरा, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का वितरण क्या हो गया, असमरूप हो गया। तीसरा क्या प्रभाव, एमएनए जीएनए से क्या हो गया, आगे खिसक गया, यानी कि एमएनए और जीएनए दोनों की स्थिति अलग अलग हो गई। और चौथा क्या प्रभाव पड़ा, हमारा जो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है वो भी क्या हो गया, आपका कम हो गया। तो ये चारों प्रभाव किसके कारण होते हैं, आपके आर्मेचर रिएक्शंस के कारण होते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शंस क्या होती है और आर्मेचर रिएक्शंस के कारण जनरेटर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में क्लियर हुआ। तो आर्मेचर रिएक्शन तो कुछ भी नहीं है, आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर पड़ने वाला प्रभाव ही क्या कहलाता है, आर्मेचर रिएक्शंस। अब ये इतने समझ में आ गया। तो कितने प्रभाव पड़ रहे हैं इसमें, चार प्रभाव। अब देखते हैं आर्मेचर के अंदर ये जो चालक पदार्थ है इसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो रहा है इसके कारण कितने प्रभाव पैदा हो रहे हैं, जनरेटर के अंदर चार दोष पैदा हो गए। इन दोषों को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस जनरेटर के अंदर इन दोषों को दूर करने के लिए हमको क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या होता है, इसको मिटा देता हूं मैं। ये आपका फील्ड पोल है, ठीक है। इसको पूरे को मिटा के साथ बना देता हूं। देखिए ये क्या है, आपका आर्मेचर है, ठीक है। आर्मेचर पे यहां पर क्या लगे हुए हैं, आपके चालक पदार्थ लगे हुए हैं। ऐसे कैसे, इधर भी चालक पदार्थ लगे हुए हैं यहां पर, ये ठीक है। ये आर्मेचर वाइंडिंग के क्या है, आपके सिरे। माना जो सिरे एन ध्रुव के पास है, आर्मेचर वाइंडिंग के जो सिरे एन ध्रुव के पास है, इन सब चालक पदार्थों के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कौन सी तरफ हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है। धारा इसके अंदर कौन सी तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। और जो एस ध्रुव के पास वाले चालक पदार्थ है उनसे धारा क्या निकल रही है, आपकी बाहर निकल रही है। बाहर निकलने वाली धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डॉट से। और अंदर जाने वाली धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्रॉस से। अब अभी प्रेजेंट टाइम में आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर कोई चुंबकीय फ्लक्स नहीं है। और जब आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर कोई चुंबकीय फ्लक्स नहीं होगा तो जीएनए और एमएनए दोनों बिल्कुल एक ही दिशा के अंदर क्या रहेंगे, विद्यमान रहेंगे। अब क्या होता है, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग के चालक पदार्थ है इनके अंदर क्या प्रवाहित हो रही है, अब धारा प्रवाहित हो रही है। और जब इनके अंदर धारा प्रवाहित होगी तो इनके अंदर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। माना मैंने ये एक चालक पदार्थ यहां पर ले लिया और इसके अंदर क्रॉस है,
क्रॉस का मतलब धारा कैसे जा रही है, इसके अंदर की तरफ जा रही है। कैसे जा रही है? अंदर की तरफ। जब एक चालक पदार्थ के अंदर धारा अंदर की तरफ जा रही है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। क्या? किसी भी धारावाही चालक में चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अब फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि यदि जो धारावाही चालक है उस चालक को हमको दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ना है कि जो हमारा अंगूठा है वो किस दिशा में रहे? धारा की दिशा में रहे। किस दिशा में रहे? धारा की दिशा में। तो जिधर हमारी उंगलियां घूमेगी वही क्या होगी? आपके चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी? आपकी दिशा रहेगी। तो अंगूठे को किस दिशा में रखना है? धारा की दिशा में। तो इसमें धारा कैसे जा रही है? अंदर की तरफ। तो मेरा अंगूठा कहाँ रहेगा? अंदर की तरफ। अब जो मेरी उंगलियां होगी वो कुछ इस प्रकार से घूम रही है कि नहीं घूम रही? ऊपर से यूं घूम रही है ना। तो इस चालक पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा उस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी कुछ इस प्रकार से होगी या नहीं होगी? इसको हमने किससे ज्ञात कर लिया? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। देखिए धारा अंदर की जा रही है तो अंगूठा अंदर रहेगा। अब मेरी उंगलियां ऐसे घूम रही है तो ये क्या हो जाएगी? आपके चुंबकीय फ्लक्स की दिशा हो गई कौन से चालक पदार्थ में? इस वाले चालक पदार्थ में। अब ऐसा कैसा ही चुंबकीय फ्लक्स इसके अंदर भी पैदा होगा। ये दूसरा चालक पदार्थ ले लिया, इसके कारण भी जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो इसकी दिशा में होगा क्योंकि इसके अंदर भी धारा कैसे जा रही है? अंदर की तरफ जा रही है। तो इसके कारण जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा उसकी दिशा भी कुछ इस प्रकार से होगी। ऐसे कैसे निचला वाला चालक पदार्थ होगा? तो ऐसे बहुत सारे चालक पदार्थ होंगे और सभी चालक पदार्थ जिनके अंदर क्रॉस है उन सब के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स है उसकी दिशा इसी प्रकार से होगी। होगी नहीं होगी? अब देखिए यहां पर देखिए इन दोनों चालक पदार्थों के बीच में भाई एक तो इसका चुंबकीय फ्लक्स यहां से ऐसे घूम के यूं आएगा, ऐसे कैसे इसका चुंबकीय फ्लक्स यहां से घूम के यूं आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो ये आ रहा है। यहां पर देखिए इन दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। जब इन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, यहां पर भी देखिए इन दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। जब इन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? यहां से नष्ट कर देंगे। ऐसे कैसे? ये दोनों भी एक दूसरे को यहां से क्या कर देंगे? आपके नष्ट कर देंगे और इनके कारण जो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, बिल्कुल ऐसे। यहां से जाएगा नीचे, फिर इधर घूम के फिर ऊपर आएगा, फिर घूम के जाएगा। तो ऐसे कैसे ये जो जितने भी चालक पदार्थ हैं इन सब चालक पदार्थों के अंदर जो इन सब चालक पदार्थों के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स आएगा उस चुंबकीय फ्लक्स की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए यहाँ से फ्लक्स आएगा कैसे? नीचे आएगा, फिर इधर घूमता हुआ ये फ्लक्स इस रास्ते से वापस कहाँ पहुँच जाएगा? आपका यहाँ पर। तो ये किसकी होगी? आपके आर्मेचर वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स की क्या होगी? आपकी दिशा हो गई। ये क्या हो गया? आपका फाई ए। लेकिन ये जो फाई ए आया है ये केवल इन चालक पदार्थों के कारण आया है जो एन ध्रुव के पास में स्थित है। ऐसे कैसे? एस ध्रुव के जो चालक पदार्थ होंगे उसके कारण भी एक चुंबकीय फ्लक्स आएगा और इनके कारण जो चुंबकीय फ्लक्स आएगा वो इस चुंबकीय फ्लक्स के क्या होगा? विपरीत। देखिए यहाँ पर डॉट है, ये चालक पदार्थ है, डॉट है। डॉट का मतलब धारा कैसे आ रही है? बाहर आ रही है। बाहर आ रही है तो अंगूठा बाहर की तरफ रख के उंगलियों को जब मैं घुमाऊंगा तो कुछ इस दिशा में घूमेगी। तो इसके कारण जो चुंबकीय फ्लक्स आएगा वो कुछ इस दिशा में आएगा। यानी कि इसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसके जस्ट क्या आएगा? विपरीत आएगा। क्योंकि धारा विपरीत है तो चुंबकीय फ्लक्स भी क्या आएगा? विपरीत। ऐसे कैसे? दूसरे चालक पदार्थ के कारण भी चुंबकीय फ्लक्स आएगा और उसकी जो दिशा होगी उसकी दिशा भी क्या होगी? इसके विपरीत होगी। अब यहाँ पर देखिए इसका चुंबकीय फ्लक्स इसको क्या कर देगा? यहाँ से कैंसिल कर देगा और कैंसिल कर देगा तो दोनों के कारण जो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स आएगा उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होगी। ऐसे होगी ना, यूं। देखिए यहाँ से जा रहा है अंदर, ऐसे आ रहा है और ऐसे आ रहा है। तो इनके कारण जो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स आएगा वो भी कुछ इस दिशा में आएगा, यूं करके। ये क्या होगा? आपका फाई ए है। इसकी दिशा भी आपके कैसे होगी? ऊपर से नीचे की तरफ। तो क्या हुआ? जब मैंने आर्मेचर के ऊपर लोड लगाया तो आर्मेचर की वाइंडिंग के अंदर क्या हुई? धारा प्रवाहित हुई। और जब आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित हुई तो आर्मेचर के अंदर क्या आ गया? एक चुंबकीय फ्लक्स आ गया। अब यहां पर एक तो आर्मेचर वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स है और एक क्या है? आपका मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है फाई एफ।
एक तो क्या है आर्मेचर वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स और एक क्या है आपका मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है। तो यहां पर दो चुंबकीय फ्लक्स होंगे। देखिए ऊपर से तो कौन आ रहा है आपका फाई ए आ रहा है, कौन आ रहा है फाई ए, और इधर से कौन जा रहा है आपका फाई एफ जा रहा है, कौन जा रहा है फाई एफ। तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा नहीं है, ऊपर से तो कौन आ रहा है आपका फाई ए, कौन आ रहा है फाई ए, और इधर से कौन जा रहा है आपका फाई एफ जा रहा है, कौन जा रहा है फाई एफ। अब ये आर्मेचर वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स इस मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। वो प्रभाव ही क्या कहलाएगा आपका आर्मेचर रिएक्शंस। क्या कहलाएगा आर्मेचर रिएक्शंस। अब क्या क्या प्रभाव डाल रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए। आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स या आर्मेचर रिएक्शंस के कारण जनरेटर पर 4 प्रभाव डलते हैं। पहला प्रभाव तो क्या होता है, ये जो आपका मुख्य चुंबकीय फ्लक्स बिल्कुल सीधा जा रहा था, अब वो कैसे हो जाएगा आपका तिरछा हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, जो एमएनए बिल्कुल 90 डिग्री पर था, जो एमएनए बिल्कुल क्या था 90 डिग्री पर था, वो एमएनए और जीएनए दोनों की दिशा क्या थी आपके समान थी, लेकिन अब एमएनए की दिशा तो ये हो जाएगी और जीएनए की दिशा ये हो जाएगी। मतलब जीएनए और एमएनए एक दूसरे से क्या हो जाएंगे आपके अलग अलग हो जाएंगे। तीसरा क्या हो जाएगा, आपका जो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा कम। चौथा क्या हो जाएगा, ये जो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है इसका जो वितरण है, इसका वितरण क्या हो जाएगा, इसका वितरण क्या हो जाएगा आपका असमरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा असमरूप हो जाएगा। मतलब कई स्थान, एक स्थान पर तो चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा और दूसरे स्थान पर चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो वितरण हो जाएगा वो वितरण क्या होगा आपका असमरूप होगा। अब देखिए ये जो सारी दोष पैदा हुए हैं जनरेटर के अंदर, ये जो 4 दोष पैदा हो रहे हैं ये किसके कारण आ रहे हैं आपके फाई ए के कारण आए। भाई आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स के कारण तो आए हैं। यदि इस आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स को ही हम यदि समाप्त कर दें, क्या यदि आर्मेचर का ये जो चुंबकीय फ्लक्स फाई ए है इसको हम क्या कर दें समाप्त कर दें, तो ये चारों के चारों दोष क्या हो जाएंगे इसके अंदर से नष्ट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो हमारा टारगेट क्या है, ये जो फाई ए आ रहा है इन आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स आ रहा है उस चुंबकीय फ्लक्स को हमको क्या करना है मिनिमाइज करना है। उस चुंबकीय फ्लक्स को क्या करना है हमको खत्म करना है, या उस चुंबकीय फ्लक्स को क्या करना है हमको नष्ट करना है। अब आर्मेचर रिएक्शंस के कारण जो 4 दोष पैदा हो रहे हैं, तो इसके कारण जो भी प्रभाव पैदा हो रहे हैं उसको दूर करने के लिए हम एक वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं और उस वाइंडिंग को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। इस पर से क्वेश्चंस पूछा जाता है आपका आर्मेचर रिएक्शंस के प्रभाव को, क्या आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है कि आर्मेचर रिएक्शंस के जो प्रभाव है उसको दूर करने के लिए हम किस वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शंस के प्रभाव को दूर करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं कंपनसेटिंग। या फिर क्वेश्चंस पूछा जाता है जनरेटर के अंदर जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो क्या कार्य करती है। तो जनरेटर के अंदर जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर रिएक्शंस को क्या करती है समाप्त करती है। आर्मेचर रिएक्शंस के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। अब ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, क्या कंपनसेटिंग वाइंडिंग को ये लिख लो, इस कंपनसेटिंग वाइंडिंग को फील्ड पोल पर स्थापित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है उसको हम कहां पर स्थापित करते हैं। तो जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है उसको हम जनरेटर के जो फील्ड पोल होते हैं, फील्ड पोल के अंदर भी जो पोल शू है, फील्ड पोल शू पर क्या करते हैं अपन स्थापित करते हैं। फील्ड पोल शू पर अपन कौन सी वाइंडिंग लगाएंगे, अपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो देखिए यहां पर ये क्या है आपके फील्ड पोल के पोल शू है,
इन पोल शू पर हमको कौन सी वाइंडिंग लगानी है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगानी है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम अपनी इन फील्ड पोल शू के अंदर क्या कर लेते हैं, ऐसे खांचे काट देते हैं, स्लोट काट देते हैं, ऐसे स्लोट बना दिए हमने। और इन स्लोट के अंदर क्या कर देते हैं हम एक वाइंडिंग रख देते हैं, और वो वाइंडिंग होगी वो कौन सी होगी, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। इन स्लोट के अंदर क्या लगाएंगे हम, वाइंडिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वाइंडिंग। अब ये जो वाइंडिंग होगी वो कौन सी वाइंडिंग होगी, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ऐसे कैसे, यहाँ पर भी स्लोट बनाएंगे और स्लोट बना के यहाँ पर एक वाइंडिंग रखेंगे और उस वाइंडिंग को हम बोलेंगे कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है वो कहाँ पर स्थापित होती है, तो जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो पोल शू पर स्थापित होती है। कहाँ पर स्थापित होती है, पोल शू पर। अगला जो क्वेश्चन आता है, ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, क्या कंपनसेटिंग वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के या कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के समान होती है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जो संरचना है वो आर्मेचर वाइंडिंग के क्या होती है, समान होती है। यानी कि जितने फेरों की संख्या आर्मेचर वाइंडिंग में होगी उतने के उतने ही फेरों की संख्या किस में होगी, कंपनसेटिंग वाइंडिंग में होगी। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जो संरचना होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग के क्या होती है, समान होती है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग की संरचना आर्मेचर वाइंडिंग के क्या होती है, समान होती है। जितने फेरे आर्मेचर वाइंडिंग में उतने फेरे ही अपन किस में लगाएंगे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग में लगाएंगे। आगे देखिए, ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है इसको हम आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्या, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। अब देखिए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को लगा तो खा रहे हैं अपन फील्ड पोल पर, कहाँ लगा रहे हैं, फील्ड पोल पर, लेकिन इसका जो कनेक्शंस कर रहे हैं वो किसके साथ जोड़ रहे हैं, इसको आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। और जब बताइए, जब कंपनसेटिंग वाइंडिंग की संरचना आर्मेचर वाइंडिंग के समान है और इसको इसके श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा और आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा, इन दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा का मान आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगली लाइंस इसके अंदर आपको लिखनी है, अगला क्या लिखना है इसमें, कंपनसेटिंग वाइंडिंग में या कंपनसेटिंग वाइंडिंग में प्रवाहित धारा का मान आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित धारा के बराबर, मान तो क्या होता है, बराबर, परंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर और कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, इन दोनों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान तो बराबर होगा लेकिन दिशा एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। अब देखिए, जब मान बराबर है और दिशा एक दूसरे के विपरीत है, जब दोनों वाइंडिंगों में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी तो दोनों वाइंडिंगों के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स की दिशा भी क्या होगी, विपरीत होगी। देखिए कैसे जुड़ी होती है। माना ये तो है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग,
कौन सी वाइंडिंग है ये? आर्मेचर वाइंडिंग है। और आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर ये जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी है? IA। और इस IA के कारण इस वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो रहा है phi A, उसकी दिशा है ऊपर से नीचे की तरफ। अब हम इस phi A को समाप्त करने के लिए इस आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक वाइंडिंग लगाएंगे और उसको बोलेंगे कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अब कंपनसेटिंग वाइंडिंग को इसके श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, लेकिन इसके अंदर जो फेरों की संख्या है उनको कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। फेरों की संख्या को मैंने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। अब इसके कारण जो चुंबकीय फ्लक्स आएगा phi, उसकी दिशा इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर आने वाले चुंबकीय फ्लक्स की क्या होगी? विपरीत होगी। क्यों होगी? देखिए यहां से धारा आ रही है, तो देखिए इसका जो टर्न्स आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से घूम के आ रहा है ना, तो यहां से धारा आएगी, वो धारा कुछ इस दिशा में प्रवाहित होगी या नहीं होगी? तो इसके अंदर जो धारा प्रवाहित होगी उसकी दिशा कैसे होगी? इस दिशा में होगी। कौन सी वाइंडिंग की बात कर रहा हूं मैं? आर्मेचर वाइंडिंग। और आर्मेचर वाइंडिंग के इस कारण जो चुंबकीय फ्लक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है? आपका phi A। ठीक है। अब यहां पर देखिए इसके टर्न्स कुछ घूम के इस प्रकार से आ रहे हैं, इधर से ही तो घूम के आ रहे हैं यों, तो यहां से तो धारा आएगी। अब देखिए श्रेणी क्रम में है, तो यहां से जो IA एम्पियर धारा आ रही है तो यहां पर भी कितनी आएगी? IA आएगी। यहां पर यदि 5 एम्पियर की धारा आ रही है तो यहां पर भी कितनी आएगी? 5 एम्पियर, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है? समान। लेकिन धारा की दिशा देखिए, इसमें इसके अंदर जो धारा आएगी इधर से घूम के कुछ इस दिशा में आएगी, यानी कि इसके अंदर जो धारा होगी उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होगी या नहीं होगी? देखिए यहां पर तो चुंबकीय फ्लक्स कैसे जा रहा है? आपका ऊपर जा रहा है। कैसे जा रहा है? ऊपर। लेकिन इस वाले में देखो चुंबकीय फ्लक्स कहां आ रहा है? आपका नीचे आ रहा है। कहां आ रहा है? नीचे। तो जो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा वो कैसे आएगा? आपका ऊपर की तरफ। और इस वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स आएगा वो कैसे आएगा? नीचे की तरफ। तो दोनों के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स की दिशा एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत हो गई। अब दोनों के अंदर फेरों की संख्या समान है, दोनों के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान है, तो दोनों के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? बराबर। अब चुंबकीय फ्लक्स का मान तो बराबर होगा, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है। जब दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स इस आर्मेचर वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। और जब आर्मेचर वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स समाप्त हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शंस का प्रभाव भी क्या हो जाएगा? आपका समाप्त हो जाएगा। तो जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, इस कंपनसेटिंग वाइंडिंग का हम जो उपयोग करते हैं वो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स को समाप्त करने के लिए क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। तो समझ में आ गया कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस प्रकार आर्मेचर वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स को समाप्त करती है। तो ये तो है आपकी कौन सी वाइंडिंग? ये तो है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग, और ये है कौन सी? आपकी कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कौन सी है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। इन दोनों का कनेक्शन कुछ इस प्रकार से करते हैं। तो इसके कारण इसके अंदर जो धारा बहेगी वो कुछ इस दिशा में बहेगी। कैसे बहेगी? यो। और इसके कारण जो धारा बहेगी कुछ इस दिशा में बहेगी। अब क्या होगा? लास्ट में क्या लिखना है? एक लाइन और लिखनी है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स आर्मेचर वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स आर्मेचर वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स के विपरीत होता है, जिसके कारण दोनों फ्लक्स एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। निरस्त कर दिया मतलब आर्मेचर रिएक्शंस भी क्या होगी? आपकी समाप्त हो गई। निरस्त कर देते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन समझ में आ गई होगी आपके। आर्मेचर रिएक्शंस क्या होती है? आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर पड़ने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? आर्मेचर रिएक्शंस। अब आर्मेचर रिएक्शंस के कारण कितने दोष पैदा हो रहे हैं? 4। उन दोषों को शायद मैंने नोट नहीं करवाया, तो वो भी नोट करवा देता हूं आपको। इसको मिटा देते हैं।
उनको नोट कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस उनमें से पूछ लेते हैं कभी कभी। आर्मेचर रिएक्शंस के कारण जनरेटर या डीसी मशीन्स के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या लिखना है आपको? आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव। आर्मेचर रिएक्शंस का प्रभाव। पहला क्या प्रभाव पड़ता है आपका? चुंबकीय, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाता है आपका? तिरछा हो जाता है। मुख्य चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाता है आपका? तिरछा हो जाता है। दूसरा क्या होता है? मुख्य चुंबकीय फ्लक्स, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का वितरण असमान हो जाता है। मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का वितरण क्या हो जाता है आपका? असमान। यहां पर चुंबकीय कर लेना। मुख्य चुंबकीय फ्लक्स तिरछा हो जाता है। दूसरा, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का वितरण क्या हो जाता है आपका? असमान हो जाता है। तीसरा क्या होता है? MNA, MNA क्या करता है आपका? GNA से, MNA GNA से आगे खिसक जाता है, आगे खिसक जाता है, जिसके कारण जनित्र में स्पार्किंग पैदा होती है। ठीक है। चौथा क्या हो गया आपका? मुख्य चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाता है आपका? कम हो जाता है। मुख्य चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाता है आपका? कम हो जाता है। तो ये हो गई आपकी आर्मेचर रिएक्शंस। आर्मेचर रिएक्शंस के अंदर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहली बात आती है आर्मेचर रिएक्शंस किसे कहते हैं? तो आर्मेचर वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स का मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर पड़ने वाला प्रभाव ही क्या कहलाता है? आर्मेचर रिएक्शंस। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन आता है आर्मेचर रिएक्शंस के कारण जनरेटर या डीसी मशीन्स के अंदर क्या क्या दोष पैदा होते हैं? तो आपके सामने लिखे हुए कौन कौन से दोष पैदा होते हैं? पहला तो आर्मेचर रिएक्शंस के कारण मुख्य चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाता है आपका? तिरछा हो जाता है। आर्मेचर रिएक्शंस के कारण मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का वितरण असमान हो जाता है, असमरूप हो जाता है। और तीसरा, आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो MNA हो है वो GNA से आगे खिसक जाता है, जिसके कारण जनरेटर के अंदर स्पार्किंग पैदा होती है। चौथा क्या है? आर्मेचर रिएक्शंस के कारण आपका मुख्य चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाता है? आपका कम हो जाता है। अब यदि जनरेटर है तो यदि फ्लक्स कम हो गया तो जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यदि मोटर है तो मोटर के अंदर यदि चुंबकीय फ्लक्स कम हो गया तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि n समानुपाती होता है 1/5। अभी पढ़ेंगे मोटर के अंदर, जब फाई कम होगा तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। ये तो हो गया आर्मेचर रिएक्शंस के कारण जनरेटर या डीसी मशीन्स के अंदर पड़ने वाले प्रभाव। फिर अगला क्वेश्चन आता है इस आर्मेचर रिएक्शंस के प्रभाव को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो आर्मेचर रिएक्शंस के प्रभाव को दूर करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। फिर क्वेश्चंस बनते हैं वो कंपनसेटिंग वाइंडिंग पे बन जाते हैं कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग को कहां पर स्थापित करते हैं? तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग को फील्ड पोल शू पर क्या करते हैं? अपन स्थापित करते हैं। फिर कंपनसेटिंग वाइंडिंग को किस वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं? तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन, कंपनसेटिंग वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा की क्या होती है? विपरीत।
परंतु मान में क्या होता है, बराबर होता है, दिशा विपरीत होती है। यदि ये क्रॉस है तो यहां पर क्या आएगा, डॉट, ये क्रॉस है तो यहां पर क्या आएगा, डॉट, यहां पर क्या आएगा, डॉट। अब इसके कारण चुंबकीय फ्लक्स आएगा और इसके कारण चुंबकीय फ्लक्स आएगा, उन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, तो ये चुंबकीय फ्लक्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। यदि यहां पर डॉट है तो यहां पर क्या लगाएंगे, क्रॉस, यहां पर क्रॉस लगाएंगे, यहां पर क्रॉस लगाएंगे, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स इसके चुंबकीय फ्लक्स को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। तो आपका आर्मेचर रिएक्शंस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग से क्वेश्चंस पूछा जाता है, कहाँ पर लगाते हैं, किस वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाते हैं, और इसके अंदर जो प्रवाहित धारा का मान आर्मेचर वाइंडिंग के क्या होता है, आपका विपरीत होता है। तो ये हो गया आपका कौन सा, आर्मेचर रिएक्शंस। अब जनरेटर के अंदर सिर्फ आपका एक टॉपिक बचा है और वो है जनरेटर के अंदर होने वाली हानि, जो सिर्फ 20-25 मिनट का टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो जनरेटर वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चलाएंगे डीसी मशीन्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।